अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट लेक्चर में हमने वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव डेवलपमेंट पढ़ा था। हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किए थे ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल पढ़ना। उसमें हमने वाटरफॉल मॉडल देखा, देन हमने देखा आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वाटरफॉल मॉडल क्या था? वो कहता है कि सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को यही वो जो 5 फेजेस हैं, ये तो हमारी जनरली हर फेज में जाएंगे, हर प्रोसेस मॉडल में होंगे ये 5 फेजेस जनरल है। जब मैंने आपको जेनेरिक फ्रेमवर्क बताया था, ये 5 फेजेस मैंने उस स्टेज पे आपसे बताई थी। कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, ये 5 फेजेस हर स्टेज पे होंगे। जो भी आप प्रोसेस मॉडल पढ़ोगे, उस प्रोसेस मॉडल में ये फेजेस आएंगी। अब ये 5 फेजेस जो हैं वाटरफॉल मॉडल में जब होती हैं, तो इनमें क्या हम कहते हैं कि इनका फीडबैक लूप नहीं होता। ये बैक पे अगर रिक्वायरमेंट लेनी है क्लाइंट से, तो उसके बाद रिक्वायरमेंट जब तक फाइनलाइज नहीं होंगी, हमने नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जाना। और जब रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो जाती हैं, उसके बाद हम प्लान करना है। और जब प्लान फाइनलाइज होता है, उसके बाद हम रीप्लान नहीं कर सकते। मतलब हम सपोज कर रहे हैं कि हमारी आइडियल कंडीशन है जो जिसके बाद कोई चेंजेस कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। हमने कहा कि वाटर जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता कि प्रोजेक्ट इतना स्मूथ चले कि क्लाइंट कोई चेंज ना करे या कोई रिक्वायरमेंट को आपसे रिक्वेस्ट ना करे, चेंज ना आए बाद में। जहाँ आपने कोई प्लान किया है अकॉर्डिंग टू आपके प्लान चलता रहे, कोई भी आपका वो मसला ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक एम्प्लॉय हमने प्लान किया हुआ था, हमारा एक क्रिटिकल पर्सन था, जावा डेवलपर था, वो छोड़ के चला गया है। उसकी वजह से डेफिनेटली डिले आएगा, हमने न्यू हायरिंग करनी है, डिफरेंट करना है, तो चीजें प्लान के मुताबिक कभी भी नहीं चलती। उसके लिए हमें रीप्लान करना पड़ता है। वाटरफॉल मॉडल जो है वो एक आइडियल केस को डिस्कस करता है, जो कि रियल लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हमने कहा इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स है। कुछ प्रॉब्लम्स हमने इसकी डिस्कस की कि आइटरेशन को सपोर्ट नहीं करता। कस्टमर्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स उन्हें स्टार्ट में तो नहीं पता होती, ये कहता है कि स्टार्ट में सारी रिक्वायरमेंट कंफर्म होनी चाहिए। उसके अलावा जब इसकी फाइनल प्रोडक्ट आती है, वो जैसे अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है, तो वो 4 साल के बाद इसकी आउटपुट आती है। इस सारे ड्यूरेशन के दौरान हो सकता है कि क्लाइंट को उसमें इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए, वो उसे परचेज ही नहीं करे, वो लेना ही ना चाहे, वो छोड़ दे उसको। तो ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाटरफॉल मॉडल विद फीडबैक लूप दिया गया। फीडबैक लूप जो मॉडल दिया गया है, उसमें ये एक पॉइंट माइंड में रख लें कि इसका मतलब क्या है। हम हर अगली फेज से प्रीवियस वाली फेज में जा सकते हैं। हमने एक दफा रिक्वायरमेंट दिया था कि हम प्लानिंग की स्टेज में, या रिक्वायरमेंट आई है तो दोबारा हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाली स्टेज में जा सकते हैं, हम पीछे को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हर स्टेज से प्रीवियस स्टेज में आपके एक एरो लगा हुआ है, जो कि शो कर रहा है कि हम प्रीवियस स्टेज में मूव कर सकते हैं। अभी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गए कि प्रीवियस स्टेज पे जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर एक मसला है, जो फाइनल डिलीवरी है सॉफ्टवेयर की, वो स्टिल विद फीडबैक लूप भी डिलीवरी, अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है, तो जो क्लाइंट को कोई चीज मिल रही है वो 4 साल के बाद ही मिल रही है। इस दौरान उसको कुछ भी पता नहीं है प्रोजेक्ट का। इसको सोल्यूशन के मैम लिए मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था। जी पिछली स्लाइड में काइंडली जरा कर देंगी पिछली स्लाइड आप जी। अगर हम मॉडलिंग से डायरेक्ट प्लानिंग में जा सकते हैं, या हमें मॉडलिंग से हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, या हमें प्लानिंग के फेज में पहले जाना पड़ेगा फिर हम डायरेक्ट भी जा कम्युनिकेशन सकते में हैं, जाएंगे? डायरेक्ट भी जा सकते हैं। ठीक है ठीक है। किसी भी, आप मॉडलिंग में थे, आप आर्किटेक्चर डिजाइन बना रहे थे,
और मीनवाइल क्लाइंट ने आके कहा है मुझे रिक्वायरमेंट चेंज करनी है। अब यहाँ पे क्या था, उसने कोई नई रिक्वायरमेंट लेके आया या प्रीवियस रिक्वायरमेंट में चेंज करनी है, तो आपने दोबारा से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की आपकी फेज स्टार्ट हो गई है। आपने रिक्वायरमेंट को मॉडिफाई किया, आप इस स्टेज पे आ गए हो, फिर आपने उसके हम अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन से मॉडलिंग के पास जा सकते हैं, लेकिन हम प्लानिंग वाले के पास नहीं जा सकते। कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, ऐसी उसके बात है। उसके बाद हमारा क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या स्टेज, नहीं बेटा यहाँ पे अगर एरो नहीं लगा हुआ, यहाँ से आपने जो कॉन्सेप्ट है, हर जो प्रीवियस स्टेज है उसमें आप जा सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है मेनली, हर प्रीवियस ठीक है, स्टेज पे जब आपने ओके, वापस आना है ना, उसमें आप लीनियर मूवमेंट ठीक है, होती है। जब आपने वो बना लिया ठीक है, है, आप दोबारा डायरेक्ट मॉडलिंग पे नहीं आ सकते, आपने प्लानिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, कंस्ट्रक्शन करनी है। देन हमने इंक्रीमेंटल ठीक मॉडल देखा, हमने कहा कि क्योंकि है, मसला था कि जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रही है, वो अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है तो वो 4 साल के बाद मिल रही है। यहाँ पे इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे जितनी रिक्वायरमेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट की 10 रिक्वायरमेंट है, हम कहेंगे 3 रिक्वायरमेंट हम फर्स्ट इंक्रीमेंट में इम्प्लीमेंट करेंगे, 3 सेकेंड में, और 3 जो फॉर एग्जाम्पल 4 मॉड्यूल जो है वो हम थर्ड इंक्रीमेंट में इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक इंक्रीमेंट है वो एग्जैक्टली वाटरफॉल की तरह बिहेव कर रहा है। इस इंक्रीमेंट के स्टार्ट में जब आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई है, मेरे पास 10 रिक्वायरमेंट्स है, उनमें मैंने डिसाइड कर दिया मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, तो ये 3 क्लाइंट के साथ आपने मिल के नेगोशिएट करके डिसाइड कर दिया ये 3 हमने फर्स्ट इंक्रीमेंट में करना है, क्योंकि क्लाइंट को ये बहुत जरूरी है और चाहिए। और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, क्लाइंट का कुछ काम चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप मीनवाइल दूसरी इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लाइंट ने ये कह दिया, आप फाइनलाइज हो गया 3 करनी है। जब आपने स्टार्ट कर दिया रिक्वायरमेंट ये काम की, उन 3 रिक्वायरमेंट की प्लानिंग की, उन 3 रिक्वायरमेंट्स के लिए मॉडलिंग की है, उनकी कंस्ट्रक्शन की है, उनकी डिप्लॉयमेंट की है, जब ये काम स्टार्ट हो गया, इसके दौरान आप पीछे नहीं जा सकते। जब 3 रिक्वायरमेंट इंक्रीमेंटल जब है, तो उसमें एक इंक्रीमेंट जब स्टार्ट हो चुका है तो उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते। यहाँ पे ड्यूरिंग मॉडलिंग, फॉर एग्जाम्पल हम एक इंक्रीमेंट की मॉडलिंग फेज पे थे, R1 R2 R3 3 रिक्वायरमेंट हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और हम मॉडलिंग स्टेज पे आ चुके हैं, और R2 में कोई चेंज आ गया है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमने जैसे स्टार्ट किया हुआ है हमने वैसे ही जाना है, हमने डिप्लॉय करना है। वो चेंज जो R2 में आया था वो हम इस इंक्रीमेंट के में ऐड कर देते हैं। अगले वाले जो इंक्रीमेंट होगा उस चेंज की जो रिक्वेस्ट है उसको यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा। जहाँ पे एक दफा जब हमने स्टार्ट कर लिया तो कोई चेंज पॉसिबल नहीं। इस बात की समझ आ गई है? नहीं नो मैम, मैम, ये समझ रिपीट नहीं आई कीजिएगा। कि अगर R2 में चेंज आया तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। बेटा R1 R2 R3 3 रिक्वायरमेंट है हमारे पास, हमने डिसाइड किया ये हमने इंक्रीमेंट 1 में करनी है। R2 जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको थोड़ा सा क्लाइंट, अभी हम मॉडलिंग की फेज में थे, क्लाइंट ने मॉडिफाई कर दिया, उसने कहा कि मुझे ये थोड़ा सा चेंज करके चाहिए R2 जो है। अब वो जो जब चेंज होती है, हम एक डॉक्यूमेंट वर्जन कंट्रोल डॉक्यूमेंट भी होती है जिसमें हम चेंज को लिखते जाते हैं। अब R2 जो थी, अब उसका नया वर्जन आ गया R2.1, उसने कहा कि मैंने चेंज करना है R2 यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऐसे हो रही है, लेकिन मुझे R2.1 ये इम्प्लीमेंट करनी है। हमने R2.1 को राइट डाउन कर लिया, लेकिन आपने जैसे काम स्टार्ट किया था आपने वैसे ही काम करते जाना है, डिप्लॉय कर देना है। आपका फर्स्ट पार्ट जो कि R1 R2 R3 3 मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर रहा है वो डिप्लॉय हो गया। डिप्लॉय होने के बाद जब आपने सेकंड, यहाँ पे आपने 3 और रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करनी थी, R3 R4 R5, ठीक है। 3 रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी थी, अब उसके अंदर आप एक और शामिल कर लेते हो R2.1 R3 R4 और R5 आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे। यहाँ पे आपने R2.1 R3 R4 यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। जो इसका यहाँ पे R2 इम्प्लीमेंट हो चुकी है उसमें कोई चेंज आया है, और वो चेंज करके जो इम्प्लीमेंट करनी होगी वो हम अगले इंक्रीमेंट में करेंगे, इसके दौरान चेंज नहीं कर सकते। अपडेटेड ओके क्लाइंट मैम। को मिल तो जाएगा वर्जन,
लेकिन पहले जो ड्यूरिंग इसके नहीं मिलेगा, इस टाइम पे एक वर्जन मिल जाएगा, देन नेक्स्ट में वो अपडेशन हो जाएगी और अपडेटेड वर्जन यहाँ पे डिप्लॉय होगा। क्लियर हो गया? यस। ठीक है। अच्छा, इसका फायदा ये हुआ कि हमने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लिया, और अब जो हमारा फाइनल वर्जन, जैसे मुझे क्लाइंट ने कहा है कि ये 2-3 रिक्वायरमेंट्स हमें अगर मुझे मॉड्यूल मिल जाएंगे तो मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा, मैं अपना काम करने लग जाऊंगा, मेरा एक वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मीनवाइल आप बाकी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये फायदा हो गया, आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ बढ़ गई है। 6 मंथ के बाद उसका एक पोर्शन मिल गया उसे। ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि 6 मंथ का इंक्रीमेंट होता है या 8 मंथ का होता है, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, ये डिपेंड करता है। आपने यहाँ R1 R2 R3 इंप्लीमेंट करनी थी, अब तीनों पे कितनी एफर्ट लगती होगी, वो आप पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करता है कि कितनी एफर्ट लगती है, उसके अकॉर्डिंग टाइम डिसाइड किया जाता है, और उतने में उसको एक वर्जन मिल जाता है। तो आपकी क्लाइंट की कम्युनिकेशन भी थोड़ी बढ़ जाती है, जो लेटर बाद में वो इस तरह के इश्यूज नहीं क्रिएट करता, और पेमेंट के साथ साथ उस वर्जन भी होती जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? अगर हम प्रोटोटाइप की सिंपल बात करें तो एक आपके सैंपल सोल्यूशन, सैंपल आपको देना, प्रोटोटाइपिंग का मीनिंग है सैंपल। समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब क्लाइंट को भी क्लियर नहीं होता वो क्या बनवाना चाह रहा है, और आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा वो क्या बनवाना चाह रहा है, एक जनरल सा आइडिया होता है। उस वक्त आप क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मार्केट में जाते हो, मैं आपसे कहती हूँ आपने रियल प्रोजेक्ट करने हैं, आप सब रिक्वायरमेंट्स लेके आएंगे, आप सब ने कुछ इंडस्ट्री फाइनलाइज कर ली, कुछ एरिया कुछ डोमेन देख ली कि हम यहाँ से प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके लिए। आप वहां पे जाते हो, जैसे लाइब्रेरी की अगर एग्जांपल लें, आप लाइब्रेरी वालों के पास जाते हो, कहते हो हमें रिक्वायरमेंट्स दे। अब हो सकता है उनको रिक्वायरमेंट्स का पता ही ना हो, किस चीज को आप रिक्वायरमेंट कह रहे हो, क्या चीज है रिक्वायरमेंट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। तो उस केस में आप क्या करोगे? वो कहते हैं हमें कोई चीज ला के दिखाओ, फिर हम बताएंगे कि क्या। देन आप क्या करते हो? उस तरह की और सिस्टम जनरल जो आपके माइंड में कंसेप्ट होता है उसका उसके उसके मुताबिक आप क्या करते हो? एक सैंपल सोल्यूशन बना के ले जाते हो और उनको दिखाते हो। देन क्लाइंट कह देता है कि हाँ ये चीजें, इसका ये पार्ट मुझे चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये चीजें चाहिए, ये ठीक है और ये और ऐड कर दो इसमें, कुछ चीजें इस तरह से एक्सप्लेन कर देता है। तो जिस वक्त क्लाइंट क्लियर नहीं होता, आप भी कंफ्यूज होते हो, क्लाइंट भी कंफ्यूज होता है, उस सिचुएशन में बेस्ट वे रिक्वायरमेंट को क्लियर करने का, अंडरस्टैंड करने का प्रोटोटाइपिंग होता है। प्रोटोटाइप क्यों बनाई जाती है? रिक्वायरमेंट की क्लियरिटी के लिए, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गेट करने के लिए। अब यहाँ पे भी वही 5 फेजेस इन्वॉल्व हैं, जैसे पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होता है उसके अंदर 5 फेजेस हैं। प्रोटोटाइप तो जस्ट हम एक सैंपल बना रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी वही सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट आपका सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे क्या होता है? स्टार्ट में कम्युनिकेशन, डेफिनेटली आपने कम्युनिकेशन कुछ होगी, जनरल उसको नहीं पता। आप लाइब्रेरी में जाते हो, आप लाइब्रेरी का सिस्टम देखते हो, लाइब्रेरी के और इस तरह के सिस्टम देखते हो, उनसे वो कहते हैं हमें जनरल तो यही आइडिया है, ये पता है, लेकिन हमें नहीं पता रिक्वायरमेंट क्या, आप हमें कुछ ला के दिखाएं तो फिर हम बना सकते हैं। देन आप क्या करते हो? कुछ जनरल रिक्वायरमेंट्स की बेस पे एक क्विक सी प्लानिंग करते हो। प्लानिंग का मतलब है आपने कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं करनी, ये लोग होंगे, ये काम टास्क असाइन करना है और स्केड्यूल बनाने, बहुत लॉन्ग लेंथी वाला काम नहीं करना। देन मॉडलिंग, डिजाइन भी क्विक डिजाइन बनाना है। एक छोटे आपने डिटेल में नहीं जाना, डाटा स्ट्रक्चर क्या यूज होंगे, क्लासेस क्या होंगी, आपने जस्ट एक क्विक सा डिजाइन, उसमें से कुछ चीजें बना लेनी है जो जनरल आपको यूज। कंस्ट्रक्शन, जो आपकी प्रोटोटाइप डिजाइन, फ्रंट एंड प्रोटोटाइप की कंस्ट्रक्शन होनी है, इसमें कंप्लीट सिस्टम की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। देन आपने डिप्लॉयमेंट की स्टेज पे क्या है, लेके जाना है क्लाइंट के पास और क्लाइंट को दिखाना है, और दिखाने के बाद
आपको वहां से एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी, क्लाइंट बताएगा कि हाँ वो ये चीजें चाह रहे हैं, और या कोई चीजें वो अगर नहीं चाह रहे तो वो हाईलाइट कर देंगे वो ये चीजें नहीं चाह रहे। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड फीडबैक। ये फीडबैक वो होगा कि आपको क्लाइंट से फीडबैक मिल जाएगा कि ये चीजें ऐड होनी चाहिए और ये नहीं, उस फीडबैक की बेस पे देन आपकी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज होंगी। पहले क्योंकि क्लाइंट कंफ्यूज था, क्लाइंट को नहीं पता था आप क्या चाह रहे हो, यहाँ पे ये सैंपल सोल्यूशन ने उसको क्लैरिटी दे दी कि वो बता सके कि एग्जैक्टली वो क्या चाहता है, और देन आप उसके फीडबैक की बेस पे सिस्टम डेवलप करना शुरू कर देते हो। प्रोटोटाइपिंग फॉलोज एन एवोल्यूशनरी एंड आइटरेटिव अप्रोच। एवोल्यूशनरी का क्या मतलब है? इवॉल्व होना से निकला हुआ है, इवॉल्व होती है। जैसे आपने एक प्रोटोटाइप बनाई, उसके बाद वो बेटर स्टेप वाइज जैसे इंप्रूवमेंट होती जाती है तो वो इवॉल्व होती हैं। एंड आइटरेटिव अप्रोच यूज्ड व्हेन द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड। यहाँ पे देखें कब इस्तेमाल होती है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल कब यूज होता है, किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, आइटरेटिव किस में यूज होता है, इंक्रीमेंटल किस में होता है, प्रोटोटाइप किस सिचुएशन में यूज किया जाता है। प्रोटोटाइप कब यूज किया जाता है? जब रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेल अंडरस्टूड, सर्व्स एज ए मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सेम बात मैंने कहा है, जब रिक्वायरमेंट अंडरस्टूड नहीं है, आप कंफ्यूज हो, आपका कस्टमर कंफ्यूज है, वो रिक्वायरमेंट नहीं बता पा रहा, उस केस में आप प्रोटोटाइपिंग चूज करते हो। किस लिए? ये एक मैकेनिज्म है फॉर आइडेंटिफाइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। उस वक्त आप प्रोटोटाइप बना के रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो। फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट आर विजिबल टू द कस्टमर और यूजर। प्रोटोटाइप किस चीज पे फोकस करती है? फ्रंट एंड पे। जैसे मैंने बात की कि एक चीज एक सैंपल बना के आप उसके पास ले जाते हो और उसे दिखाते हो कि ये ऐसे ऐसे चीजें चलेंगी। तो इसका मेन फोकस क्या होता है? कस्टमर को जो चीजें विजिबल होती हैं, यूजर को जो चीजें विजिबल होती हैं वो बनाते हैं और उसके बाद उनसे रिक्वायरमेंट गेट कर लेते हैं। फीडबैक इज यूज्ड टू डिफाइन प्रोटोटाइप। यहाँ पे जब आप डिप्लॉय करोगे, जब आप क्लाइंट के पास लेके जाओगे, क्लाइंट आपको कुछ बताएगा कि ये वाला पार्ट्स शामिल कर दो, ये नहीं शामिल करो, या इसको ऐसे कर लो, वो सजेशन देता है, उसको फीडबैक कह रहे हैं। अब जब फीडबैक वो देता है, उसके थ्रू आप उसको डेफिनेटली उस वो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने ऐड करना है और आप इम्प्रूव कर लेते हो, रिफाइन कर लेते हो प्रोटोटाइप। अब ये प्रोटोटाइपिंग जो मॉडल है उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? फर्स्ट, अगर आप एक बना के लेके जाते हो क्लाइंट के पास, आप गए हो, आपने एक सिस्टम बनाना है, डिसाइड हो गया प्रोजेक्ट लाइब्रेरी सिस्टम, आप रिक्वायरमेंट लेने के लिए गए हो, क्लाइंट कंफ्यूज था, आपको भी नहीं समझ आ रही थी, आपने कहा चलो हम रिक्वायरमेंट क्लियर करने के लिए प्रोटोटाइप बना लेते हैं। आप प्रोटोटाइप एक बना के फ्रंट एंड सा बना के ले गए हो क्लाइंट के पास और उसको रिक्वायरमेंट इलिसिट करने के लिए। समटाइम क्या होता है, क्लाइंट कहता है ये तो इसने इतने थोड़े से टाइम में ये बना लिया है, तो ये मुझे इतना, जैसे 2 साल का टाइम और इतने पैसे किस बात के चार्ज कर रहा है, वो उसको वर्किंग सॉफ्टवेयर समझने लग जाता है। प्रोटोटाइप वर्किंग सॉफ्टवेयर नहीं होता, कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा, क्विक प्लानिंग करनी है, क्विक डिजाइन बनाना है, और फ्रंट एंड आपने प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्ट कर रही होती हो, उसका कोई बैक एंड और आपने डिटेल नहीं ऐड की होती, और सिर्फ रिक्वायरमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो क्लाइंट जो है वो उसको वर्किंग सॉफ्टवेयर वो समझता है ये तो सारी चीजें बन गई हुई हैं और इतने से डेज में बन गई हैं, और ये मुझे इतने पैसे और इतने टाइम किस चीज के लिए मांग रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम प्रोटोटाइप में आ जाता है। द कस्टमर सीज a working version of the software, wants to stop all the development and then buy the prototype after a few fixes are made. कस्टमर उसे देखता है, कहता है ये तो चल रहा है, तो आप आगे काम ना करो, मुझे यही दे दो। डेवलपर्स ऑफन मेक इम्प्लीमेंटेशन कंप्रोमाइज। अच्छा, एक और चीज, अब कस्टमर कहता है कि ये चल रहा है, अच्छा फ्रंट एंड ये सब कुछ चल रहा है, मुझे यही चीज दे दो, थोड़े से जो जो छोटे फ्यू फिक्सेस लिखा हुआ है यहाँ पे, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं कुछ वो फिक्स कर दो और जल्दी मुझे इतना सा वर्जन ही दे दो, इतने पैसों में मुझे नहीं चाहिए। और एक और प्रॉब्लम क्या आती है, सेकंड,
Developer often make implementation compromises to get the software running quickly. For example, language choice, user interface, operating system, inefficient algorithm. अब जब वो कह रहा है आपने प्रोटोटाइप बना ली है, मोस्ट एक क्या है बात, प्रोटोटाइप को हम कहते हैं कि थ्रो अवे प्रोटोटाइप होती है। प्रोटोटाइप डिस्कार्ड करने के लिए बनाई जाती है। हमेशा जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो प्रोटोटाइप बनाने के बाद आप रिक्वायरमेंट जब आपने एलिसिट कर ली है, रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई है, तो आप स्क्रैच से स्टार्ट करो बनाना सिस्टम। देन आप हर चीज को अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि यहाँ पे हमने क्विक डिजाइन, क्विक इम्प्लीमेंटेशन, क्विक हर चीज की होती है, क्विक प्लानिंग, तो उसमें आपने उन चीजों को, क्वालिटी को और वो चीज फोकस में नहीं रखी होती। अगर आप इसी प्रोटोटाइप को लेके आगे चलते हो, जैसे कि आपको क्लाइंट कह देता है, तो उस केस में आपको बहुत से मसले आ सकते हैं, क्योंकि आपने क्या, फॉर एग्जांपल आपने एक कोई एल्गोरिदम जैसे उसमें यूज करोगे तो वो इनएफिशिएंट एल्गोरिदम हो सकता है, आपने कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किए होंगे, आपने क्लासेस नहीं बनाई होंगी, डाटा स्ट्रक्चर आपने सही यूज नहीं किए होंगे, बाद में अगर उसमें मॉडिफिकेशन करनी होगी तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के बहुत से कंप्रोमाइज आ जाएंगे अगर आप उसी को आगे लेके चलते हो। तो ये प्रोटोटाइप के दो प्रॉब्लम्स होते हैं कि समटाइम एक क्लाइंट की साइड पे, कि क्लाइंट उसे वर्किंग समझने लग जाता है, वो कहता है ये तो सब कुछ बन चुका है, मुझे यही दे दो। दूसरा डेवलपर की साइड पे, समटाइम डेवलपर क्या करते हैं कि वो जो प्रोटोटाइप है उसी पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, बजाय इसके डिस्कार्ड करके स्क्रैच से स्टार्ट करें। तो वो जब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं उस केस में वो से क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है। उसमें ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत जल्दी काम करने के लिए आपने क्विक टाइम के लिए बहुत सी चीजों को कंप्रोमाइज किया होता है, तो आप उसे आगे लेके चल जाते हैं। लेसन लर्न में क्या है, अब इन प्रॉब्लम से हमने क्या लेसन लर्न किए हैं कि आप रूल्स पहले डिफाइन कर दें। जैसे एक मैंने बात की है कि क्लाइंट कहता है कि ये वर्किंग वर्जन उसे समझता है, कहता है इतने थोड़े से टाइम में बन गया है, तो यही दे दो, मुझे किस चीज का चार्ज कर रहे हो इतना ज्यादा और इतने टाइम ले रहे हो। उस चीज को बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रूल्स पहले से डिफाइन कर लें कि ये रूल्स हैं, और क्लाइंट को पहले से क्लियर कर दें कि ये जो प्रोटोटाइप है हम रिक्वायरमेंट एलिसिट करने के लिए बना रहे हैं, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और ये नहीं वर्किंग नहीं है, ये सिर्फ एक सैंपल है जो कि सामने नजर आने वाली चीज है। ये पहले से डिसाइड कर दें, उसके साथ क्लाइंट को क्लियर कर दें। In most circumstances, plan to discard the prototype and engineer the actual production software with goal towards quality. अच्छा, यहाँ पे बात हुई है सेकंड पॉइंट में कि जो आप प्रोटोटाइप को ही आगे लेके चले जाते हैं, देन हमने कहा बहुत से कंप्रोमाइज हो जाते हैं, क्वालिटी नहीं अच्छी होती, बाद में एडिशन करना मुश्किल हो जाता है, आर्किटेक्चर नहीं सही बना होता, बाद में चीजें सारी चीजें बहुत वो हो जाती हैं और उससे क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, कभी आपकी चीज की क्वालिटी बहुत लो हो जाती है। आप हमेशा क्या करें, प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड करें और स्क्रैच से स्टार्ट करें। तो आपका मेन आपने अपना गोल रखना है कि हमने क्वालिटी वाला सॉफ्टवेयर बनाना है, तो स्क्रैच से आप हर जगह पे हर फेज में क्वालिटी ऐड करें, तो देन आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो होगी वो हाई क्वालिटी की होगी। यहाँ तक कोई इशू? मैम अगर हम ये जो प्रोटोटाइप हमने बना के अपने क्लाइंट को दिखाया है, वो हमें इंसिस्ट करता है कि मुझे यही वाला जो है वो दे दो, इसमें थोड़ा सा मतलब चेंज करके, तो हमने उसको टैकल किस तरह करना है? उस सिचुएशन में आपको बताया गया है, ये दोनों जो प्रॉब्लम्स थी इनका सोल्यूशन मैंने नीचे बताया लेसन लर्न में कि होता है इस तरह के केसेस। उसमें हम क्या लेसन इस बात से लर्न करते हैं कि आप पहले से रूल डिफाइन कर लें। जैसे मैं अगर प्रोटोटाइप, क्लाइंट क्लियर नहीं है, मैं भी क्लियर नहीं हूँ, मुझे क्या बनाना है, तो मैं क्लाइंट को पहले बता दूंगी कि ये कुछ जर्नल मेरे पास चीजें हैं, बाकी सारे सिस्टम्स को देख के और इनकी बेस पे मैं एक सैंपल बना रहा हूँ। ये सैंपल जो है ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। फ्रंट एंड जब हम स्टार्ट करेंगे हमने स्क्रैच से स्टार्ट करना है, ये सिर्फ फ्रंट एंड दिखाने का है। आपने इस बात को ये वर्किंग नहीं समझ लेना, ये चीजें पहले से डिफाइन कर दे, आई मीन रूल डिफाइन कर दे। सेकंड पॉइंट, ये यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, डिफाइन द रूल्स अप फ्रंट on the final disposition of the prototype before it is built.
कि हमने प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड कर देना है और स्क्रैच से सिस्टम स्टार्ट करना है ये, और दूसरा डेवलपर जब ये कह देते हैं कि डेवलपर आफ्टर टाइम बचाने के लिए उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, उस केस में क्या होता है कि आपने श्योर करना है कि आप प्रोटोटाइप को डिस्कार्ड करें। अगर प्रोटोटाइप की बेस पे आप स्टार्ट कर देंगे तो कभी भी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। आपने क्लाइंट को अगर पहले क्लियर मैम ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल में, जी जी, प्रोटोटाइपिंग मॉडल में लास्ट में जब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है तो क्लाइंट हमें कहता है कि जी आप हमें क्वालिटी वाला एक सॉफ्टवेयर अब दें, तो फिर हम वाटरफॉल उसके मॉडल की बाद तरफ जी जाएंगे। उसके बाद कोई भी मॉडल आप चूज कर सकते हैं। जब आपके इसी पास में ही वो क्लाइंट कहता है कि इसी को ही आप जो है ना, क्लाइंट जब आपको रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो गई उसके बाद आप वाटरफॉल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे इंक्रीमेंट आप एक आपके पास क्लियर रिक्वायरमेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, देन आप रिक्वायरमेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हो। अब एक इंक्रीमेंट में हम ये 3 रिक्वायरमेंट्स करेंगे और उसके बाद 6 मंथ बाद एक वर्जन दे देते हो, देन 6 मंथ बाद नेक्स्ट वाला वर्जन दे देते हो। तो आप इंक्रीमेंटल मॉडल कोई भी दूसरा मॉडल फॉलो कर सकते हो। शेयर प्रोटोटाइपिंग, जो प्रोटोटाइप है वो हमने रिक्वायरमेंट क्लियर करने के लिए बनाई है। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई है उस मतलब बड़े सुपर बने हुए हैं। कोई नहीं बात है, कोई नहीं क्वेश्चन का बेटा अपना सुपरमैन माइक ऑफ सुपरमैन कर हो लें। गए, यूएमपी पढ़े। अच्छा, क्वेश्चन था प्रोटोटाइप के बाद हम क्या करते हैं। प्रोटोटाइप हमने रिक्वायरमेंट क्लियर करने के लिए बनाई। उसके बाद जब आपके पास रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई हैं तो आप देखें क्या 100% आप श्योर हैं कि यही रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होंगी। अगर एक बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसमें रिक्वायरमेंट श्योर हो गए हैं आप, तो देन आप वाटरफॉल मॉडल यूज कर दें। अगर प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो उसमें प्रोजेक्ट्स को आप छोटे छोटे चंक्स में, रिक्वायरमेंट्स को छोटे छोटे चंक में डिवाइड करके प्रोजेक्ट को इंक्रीमेंट्स में बिल्ड कर लें, ताकि आप हर 6 मंथ बाद 5 मंथ बाद कोई एक वर्जन सॉफ्टवेयर का एक पार्ट दे दें क्लाइंट को। क्लियर हो गया? यस मैम हो गया क्लियर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं स्पाइरल मॉडल। इसको हम स्पाइरल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप ये देखें स्पाइरल की तरह है। यहाँ पे हर मॉडल में, जैसे मैंने जो जनरल फ्रेमवर्क में 5 आपको फेजेस बताई गई हैं, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, वही 5 फेजेस हर मॉडल में चल रही हैं। डिफरेंट तरह से, डिफरेंट एनवायरनमेंट में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशन में जब रिक्वायरमेंट क्लियर होती हैं या नहीं क्लियर होती, डिफरेंट तरह के मॉडल्स यूज होते हैं। अब यहाँ पे वही 5 फेजेस हैं। ये मॉडल क्या करता है, ये यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट में कम्युनिकेशन होती है, यहाँ पे आपकी डिप्लॉयमेंट हो रही है, यहाँ पे आपकी मॉडलिंग हो रही है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसमें रिस्क असेसमेंट होती है। स्पाइरल मॉडल दूसरे मॉडल से जो डिफरेंशिएट इसको किस बेस पे किया जा सकता है कि यहाँ पे रिस्क असेसमेंट की जाती है। हर स्टेज पे नेक्स्ट स्टेज पे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए रिस्क असेसमेंट की जाती है। स्पाइरल मॉडल उन सॉफ्टवेयर में यूज किया जा सकता है जो कि बहुत सेफ्टी क्रिटिकल होते हैं, जिनमें ह्यूमन लाइफ्स इन्वॉल्व होती हैं, या फिर
उनके कुछ प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम की वजह से ह्यूमन लाइफ जा सकती है, या बहुत बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लॉस हो सकता है। वहां बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनमें स्पाइरल मॉडल यूज किया जाता है। और हर इसका का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि इसको दूसरों से डिफरेंशिएट करता है, इसमें हर स्टेज पे रिस्क असेसमेंट की जाती है, रिस्क की बेस पे डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनिशियली जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, फिर यहाँ का पूरा पोर्शन रिक्वायरमेंट को डील कर रहा होगा, लास्ट पे यहाँ पे फाइनलाइज हो रही होंगी रिक्वायरमेंट, फाइनल हो गई होंगी, फाइनल प्लानिंग हो गई। रिस्क असेसमेंट क्या होती है? क्या आपने रिस्क असेसमेंट क्या होती है? एक काम में आपने करना है, रिस्क असेसमेंट क्या होती है? एक काम आपने करना है तो उसमें क्या क्या मसले आ सकते हैं। जैसे कोई भी चीज करने के लिए आप फोरकास्ट करते हो ना, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। फोरकास्ट किया जाता है कि क्या इस चीज को करने में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है। क्या रिस्क पॉजिटिव रिस्क भी होते हैं, नेगेटिव रिस्क भी होते हैं। मोस्टली हमारा रिस्क जो होता है वो नेगेटिविटी के साथ लिंक होता है। रिस्क आप किसी भी स्टेज पे रिस्क की बेस पे डिसाइड करते हो कि हमें नेक्स्ट मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस मॉडल में जो बहुत आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। जी, ये स्पाइरल मॉडल हमने कहा एवोल्यूशनरी अप्रोच पे चलता है। बेटा आपने माइक ऑफ रखा करें। एवोल्यूशनरी का क्या मतलब है? स्टेप वाइज इंप्रूव, इवॉल्व होता जाता है। Used when the requirements are not well understood and risk are high। किस सिचुएशन में इसको यूज किया जा सकता है? रिक्वायरमेंट वेल अंडरस्टूड नहीं है। अगर अंडरस्टूड होती तो फिर आपको सारी ये फेजेस, हर फेज पे रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन वाला काम नहीं करना पड़ता। हम यहाँ पे इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, फिर रिक्वायरमेंट्स हमारे पास और आ जाती हैं, ये हर स्टेज पे हम रिक्वायरमेंट वाला काम कर रहे हैं। और पहले एक वर्जन आ जाता है, ये एवॉल्व होता जा रहा है, इसलिए एवोल्यूशनरी कहते हैं। रिक्वायरमेंट अंडरस्टूड नहीं होती, स्टेप वाइज आपको समझ आने लग जाती है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट से रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती हैं बहुत ज्यादा। एंड रिस्क आर हाई, उन प्रोजेक्ट्स जिनमें रिस्क बहुत हाई होता है, जैसे छोटी सी गलती से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में एरियन 5 की एग्जांपल दी थी कि आपने स्टडी करना है कि उसमें किस वजह से इतना ह्यूमन लाइफ और वो बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था, तो किस रीजन से हुआ था। तो वो सॉफ्टवेयर की छोटी सी गलती की वजह से हुआ था। एक बिट की गलती थी कि उसमें एक बिट साइन, एरियन 4 के लिए जो सॉफ्टवेयर बना था वही यूज कर लिया गया, और उसमें एक बिट की गलती की वजह से वो क्रैश कर गया। यहाँ पे जिन सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, छोटी सी मिस्टेक से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसपे हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। ये बहुत बड़े से प्रोजेक्ट होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, क्योंकि रिस्क असेसमेंट इटसेल्फ बहुत ज्यादा टाइम लेती है। तो बहुत छोटा सा, जैसे आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, हम कहें कि इसमें हमने स्पाइरल लगाना है, तो ये तो 3 महीने तो बीच में रिस्क असेसमेंट में लग सकते हैं। आपने हर फेज पे रिस्क आइडेंटिफाई करना है, तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। कोई नासा का JF-16, इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे आप स्पाइरल मॉडल यूज करते हो। Inner spiral focus on identifying software requirement and project risk may also incorporate prototyping। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि जो इनर वाले स्पाइरल हैं वो रिक्वायरमेंट स्टार्ट में तो बिल्कुल क्लियर नहीं होती रिक्वायरमेंट, यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट क्लियर करने के लिए यूज होते हैं और रिस्क असेस करते हैं। ये प्रोटोटाइपिंग जहाँ पे की जा सकती है इनर वाले स्पाइरल में। और आउटर स्पाइरल जो होते हैं उसमें रिक्वायरमेंट, अब इस स्टेज पे हमारे पास रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, हम इस स्टेज पे जब आए हैं तो रिक्वायरमेंट क्लियर हो चुकी है, और अब हम नॉर्मल वाटरफॉल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। आउटर स्पाइरल, ये देखें, इनर स्पाइरल फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स
एंड प्रोजेक्ट रिस्क में आल्सो इनकॉर्पोरेट प्रोटोटाइपिंग। इनर स्पाइरल जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने पे फोकस कर रहे होते हैं, तो ये प्रोटोटाइपिंग जहाँ पे की जा सकती है। आउटर स्पाइरल टेक ए क्लासिकल वाटरफॉल अप्रोच आफ्टर रिक्वायरमेंट्स हैव बीन डिफाइंड बट परमिट आइटरेटिव ग्रोथ ऑफ द सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आउटर में क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारे पास क्लियर हो चुकी है, डिफाइन हो चुकी है, तो देन वाटरफॉल की तरह बिहेव किया जा सकता है, लेकिन आइटरेटिव अप्रोच को ये अलाउ करते हैं। स्पाइरल मॉडल ऑपरेट्स एज ए रिस्क ड्रिवन मॉडल। रिस्क ड्रिवन मॉडल भी इसको कहते हैं। A go or no go decision occurs after each complete spiral in order to react to risk determination. A go no go decision occurs after each complete spiral in order to react to risk. हर एक स्पाइरल कंप्लीट करने के बाद आपने हर स्पाइरल के अंदर रिस्क असेसमेंट करनी है, और एक स्पाइरल कंप्लीट करने के बाद एक डिसीजन लिया जाता है क्या हमें आगे मूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पीछे से कोई इंप्रूवमेंट करनी चाहिए या प्रोजेक्ट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ये सारी चीजें कि इस पे हर स्पाइरल कंप्लीट करने के बाद ये डिसीजन लिया जाता है। रिक्वायर कंसिडरेबल एक्सपर्टीज इन रिस्क असेसमेंट। एक और बात, रिस्क स्पाइरल मॉडल हम उस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं जब हमारे पास एक्सपीरियंस लोग अवेलेबल हो। रिस्क असेसमेंट कोई आसान काम नहीं होता। अब किसी चीज के अंदर कितना फोरकास्ट करना कि क्या रिस्क आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ आप लर्न करते हो। जब आपके पास इस फील्ड में एक्सपर्टीज होंगी, जो इनके पास एक्सपीरियंस होगा रिस्क असेसमेंट का, तो देन आप स्पाइरल मॉडल यूज कर सकते हो। अगर आपकी टीम के अंदर ऐसे बंदे अवेलेबल ही नहीं है, फ्रेश हैं सारे, तो वो स्पाइरल मॉडल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस बंदा ही नहीं जो कि रिस्क असेसमेंट करेगा। रिक्वायर्स कंसिडरेबल एक्सपर्टीज इन रिस्क असेसमेंट, सर्व एज ए रियलिस्टिक मॉडल फॉर लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये बात पहले भी मैंने बात की है कि बहुत बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें यूज होता है, उनके लिए ये बेस्ट होता है। और क्योंकि रिस्क असेसमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है इटसेल्फ लार्ज प्रोजेक्ट में। और वो प्रोजेक्ट जैसे एक वेबसाइट सिंपल बनानी है, वेबसाइट क्रैश हो भी गई तो क्या कितना सा लॉस हो जाएगा। वो प्रोजेक्ट जिनमें ह्यूमन लाइफ का लॉस हो सकता है, $1 बिलियन का लॉस हो सकता है, तो उस केस में हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। जहां तक कोई इशू स्पाइरल मॉडल में, मैम बड़े जो मॉडल्स हैं, आपने बोला कि बड़े मॉडल्स में इसको यूज किया जाता है, तो इसी को फिर क्यों यूज किया जाता है? एक तो ये रिस्क असेसमेंट की बेस पे है, ठीक है, कि रिस्की है, और दूसरा जो है टाइम भी ज्यादा लेता है, बेटा। और लास्ट पे आपने बोला कि जी इसमें ये ह्यूमन लॉस वगैरह भी हो सकता है, नहीं नहीं बेटा, ये नहीं बोला ह्यूमन लॉस, मतलब वेबसाइट मैंने कहा है लाइक सुने एक चीज, ये स्पाइरल मॉडल हम वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज करते हैं जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। जैसे नासा का कोई प्रोजेक्ट होगा, JF-17 मिसाइल्स, और जैसे कैंसर वगैरह को ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। वो जो बहुत क्रिटिकल सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनकी में छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उन्हें हमें बहुत केयर से बनाना पड़ता है। अब वेबसाइट है, उसमें छोटी सी गलती हो भी गई तो अल्फाबेट की गलती हो गई, कुछ गलती हो गई तो कोई खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, तो वो एक छोटी सी गलती से एक इंसानी जान जा सकती है। और प्लेन में कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, तो वो एक छोटी सी बिट की गलती की वजह से पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा, कितने ह्यूमन लाइफ चली जाएंगी, और उसके ऊपर वो जो प्लेन बनने में जितनी कॉस्ट लगी थी वो सब भी वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिनकी वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं, उन सॉफ्टवेयर को बनाते हुए हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइरल मॉडल जो होता है वो बहुत हर स्टेप के अंदर वो सोच समझ के आगे चलता है। सादा लफ्जों में ये आप समझ सकते हैं, स्पाइरल मॉडल में जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हर स्टेप पे हम सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। अब जब हमें
सोच समझ के लिए डिसीजन लेने हैं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको एक्सपर्टीज चाहिए, ताकि आप फोरकास्ट कर सकें कि ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आगे फ्यूचर को फोरकास्ट कर सकें, रिस्क को असेस कर सकें। उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती है, और एक्सपीरियंस लोग अगर आपकी टीम में है तो देन आप स्पाइरल मॉडल यूज कर सकते हो। और स्पाइरल मॉडल आपने उस सिचुएशन में यूज करना है जब आपके जो प्रोजेक्ट है वो बहुत हाई क्रिटिकल प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ है या आप दोबारा से क्वेश्चन, अगर ये आंसर नहीं था तो आप कुछ दोबारा से रिफ्रेश कर दें अपने क्वेश्चन को, क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं दोबारा आंसर कर देती हूँ। बेटा क्लियर हो गया है आंसर? मैम आपकी आवाज ही नहीं आई, आपने बोला क्या है? चले मैं बता देती हूँ दोबारा। आप बोल रही थी? अभी आपको समझ आ रही है? मैम आपको हमारी आवाज आ रही है? यस मैम आपकी आवाज आ रही है। आप माइक ऑफ कर स्पाइरल दें, में पैसे भी काफी ज्यादा माइक ऑफ कर दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। स्पाइरल मॉडल आपने कहा है, मैंने आपसे कहा है स्पाइरल मॉडल जो है वो बहुत लार्ज प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो बहुत हाईली क्रिटिकल प्रोजेक्ट होते हैं, वहां पे हम स्पाइरल मॉडल यूज करते हैं। मैम फिर नहीं आ रही आवाज। चले बेटा रिकॉर्ड हो जाएगा, मैसेज आपको करते आंसर रहेंगे। मिल जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आंसर सेव हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन नहीं आता समझ, इसका आंसर नहीं मिलता रिकॉर्डिंग में से, तो फिर आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी।